वजीर आजम अब से कुछ देर कबल मगरबी बंगाल में सिलीगुड़ी पहुंचे। रियासत के लिए 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। विकसित भारत विकसित मगरबी बंगाल प्रोग्राम में लिया हिस्सा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के जोरहाट में की आहूम जनरल लिचित बोरफुकन के बड़े मुजस्समे की नकाब कुशाई। 17,500 करोड़ रुपए के कई तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। कहा, तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अज़्म की तकमील के लिए शुमाल मशरक़ी तरक्की है जरूरी। पीएम मोदी ने ईटानगर में विकसित भारत विकसित शुमाल मशरक़ प्रोग्राम में लिया हिस्सा। सेला टनल कौम के नाम किया वक्फ। 55,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों को रखा संग बुनियाद। जलसायाम से खिताब करते हुए कहा, कांग्रेस ने सरहद और इससे मुत्तसिल गांवों को गैर तरक्की याफ्ता रखकर मुल्क की सलामती से किया खिलवाड़। लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस लीडर सुरेश पिचौरी बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव, साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और रियासती सदर वीडी शर्मा की मौजूदगी में हासिल की बीजेपी की रुकनियत। वजीर दाखिला अमित शाह ने पटना में भारतीय जनता पार्टी की पसमानदा और निहायत पसमानदा जनरल कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बिहार में 40 सीटें जीतने का दावा। और खेल की खबरों में भारत ने धर्मशाला टेस्ट में भी हासिल की बड़ी जीत। इंग्लैंड को इनिंग्स और 64 रन से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज 4-1 से की अपने नाम। सीरीज में 712 रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम अब से थोड़ी देर कबल मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में विकसित भारत विकसित मगरबी बंगाल प्रोग्राम में शिरकत की। वजीर आजम ने वहां रेल और सड़क के शोबों में 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने रेलवे लाइनों की बरक़ीकारी के कई तरक्याती मंसूबे कौम के नाम वक्फ भी किए, जिससे शुमाल बंगाल और आसपास के इलाकों के लोगों को फायदा पहुंचेगा। वजीर आजम ने मिनी ग्राम निपटीटा सेक्शन में रेलवे लाइन को दोगुना करने के मंसूबे समेत दीगर अहम रेलवे मंसूबे को भी कौम के नाम वक्फ किया। ये रेल मंसूबे रेल राब्ते को बेहतर बनाएंगे, माल बर्दारी में सहूलत फराहम करेंगे और खित्ते में रोजगार के मौके पैदा करने और इक़्तिसादी तरक्की में अहम रोल अदा करेंगे। के बाद लंबे समय तक पूर्वी भारत के विकास को, यहाँ के हितों को नजरअंदाज किया गया, जबकि हमारी सरकार पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानकर चलती है। इसलिए इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। 2014 से पहले बंगाल का जो औसत रेल बजट करीब 4,000 करोड़ रुपए था, वो अब लगभग 14,000 करोड़ रुपए हो चुका है। वजीर आजम ने आसाम के जोरहाट में 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इसमें सेहत, तेल, गैस, रेल और हाउसिंग समेत शोबों को मजबूत बनाने के लिए कई तरक्याती मंसूबे शामिल हैं। वजीर आजम ने कांग्रेस पर शुमाल मशरक से मुताल्लिक तरक्याती मंसूबों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अपने दौरे हुकूमत में तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट को दशकों तक सरकार की उपेक्षा सहनी पड़ी है। विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करके फोटो खिंचवा ली, लोगों को गुमराह कर दिया और फिर भाग गए, हाथ खींच लिए। लेकिन मोदी पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपना परिवार मानता है। इसलिए हमने उन प्रोजेक्ट को भी पूरा करने पर फोकस किया जिन्हें वर्षों से लटकाया जा रहा था, कागज पर लिख करके छोड़ दिया गया था। भाजपा सरकार ने
सराय घाट पर दूसरे ब्रिज, ढोला सदिया ब्रिज और बोगीबील ब्रिज का काम पूरा कर उन्हें देश की सेवा में समर्पित किया। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम मोदी ने लखपति दीदी और अमृत सरोवर पर एक कॉफी टेबल बुक की नकाबकुशाई की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुगलों को शिकस्त देने वाली आसाम की आहोम बादशाही की शाही फौज के मशहूर जनरल लचित बोरफुकन के 84 फीट ऊंचे अजीमुशान मुजस्समे की नकाबकुशाई की। इस मंसूबे में लचित और ताई आहोम म्यूजियम और 500 लोगों के बैठने की गुंजाइश वाला ऑडिटोरियम भी शामिल है। ये प्रोजेक्ट लचित बोरफुकन की बहादुरी का जश्न मनाने और उनके बारे में बेदारी पैदा करने की एक कोशिश है। इससे सियाहत को भी फरोग मिलेगा और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के काजीरंगा में नेशनल पार्क का दौरा किया। सरसब्ज और शादाब के दरमियान यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की जगह काजीरंगा मुतनव्वे नबातात और हैवानात से मालामाल है, जिसमें एक सींग वाले गेंडे भी शामिल हैं। वजीर आजम ने हर एक से यहां आने और उसके कुदरती मनाजिर की मुनफरिद खूबसूरती और आसाम के लोगों की गर्मजोशी का तज्जिया करने पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि एक ऐसी जगह है जहां हर दौरा रूह को तक़वियत बख्शता है और आपको आसाम के दिल से गहराई से जोड़ता है। वजीर आजम मोदी ने खवातीन फॉरेस्ट गार्ड्स की टीम दुर्गा के साथ बातचीत की, जो तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में सबसे आगे हैं। ये खवातीन फॉरेस्ट गार्ड्स बहादुरी से जंगलात और जंगी हयात की हिफाजत कर रही हैं। वजीर आजम ने हाथियों, लखीमाई और प्रद्योमन और साथ में फूलमाई के ग्रुप को गन्ने भी खिलाए। उन्होंने कहा कि काजीरंगा गेंडों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ हाथियों के साथ साथ कई दूसरी नस्लों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तरक्की के अगले मरहले में शुमाल मशरक़ी खित्ते में सनतों को वसअत दी जाएगी। उन्होंने आज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के लिए तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने शुमाल मशरक़ी खित्ते को जहन में रखते हुए मिशन पाम ऑयल शुरू किया है, जिसकी वजह से इलाके के किसान मुस्तफीद हो रहे हैं। ईटानगर का मैदान फ्लैश लाइटों से सराबोर शुमाल मशरक में तरक्याती मंसूबों के तोहफे का खैर मकदम कर रहा था। मौका था डेवलप इंडिया डेवलप्ड नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम, जिसमें तकरीबन 825 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा सेला टनल प्रोजेक्ट को पीएम मोदी की मौजूदगी में कौम के नाम वक्फ किया गया, जिसका संग बुनियाद उन्होंने फरवरी 2019 में रखा था। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि सरहद पर पहले जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी। अतीत में जब हमारे बॉर्डर पर इन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारें घोटाले करने में व्यस्त थी। कांग्रेस हमारी सीमा को, हमारे सीमा के गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी। अपनी ही सेना को कमजोर रखना, अपने ही लोगों को सुविधा और समृद्धि से वंचित रखना, यही कांग्रेस के कार्य करने का तरीका है। सेला टनल पहले भी तो बन सकती थी, बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी, लेकिन कांग्रेस की सोच और प्राथमिकता कुछ और थी। उनको लगता था पार्लियामेंट में 1-2 सीट है यार, इतना काम क्यों करें, इतने पैसे क्यों लगाए। मोदी पार्लियामेंट मेंबरों की गिनती करके काम नहीं करता है, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करता है।
प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी ने एक काफी टनल बुक की नकाब कुशाई भी की, जिसका उन्वान था बिल्डिंग विकसित अरुणाचल। उन्होंने कहा कि हुकूमत शुमाल मशरकी तरक्की के लिए अष्टलक्ष्मी के विजन के साथ काम कर रही है। पीएम ने कहा कि शुमाल मशरक हिंदुस्तान की तिजारत, सियाहत और जनूबी और मशरकी एशिया के साथ दीगर ताल्लुकात में एक मजबूत कड़ी बनने जा रहा है। इसी को देखते हुए शुमाल मशरक के लिए नई सनती तरक्की की स्कीम उन्नति की भी शुरुआत की गई। पीएम ने मुल्क की खानदानी पार्टियों पर शुमाल मशरक की तरक्की को रोकने का इल्जाम लगाया। आज जब ये मोदी के परिवार पर सवाल उठाते हैं तो जैसा मेरे अरुणाचल भाई बहन कह रहे, देश कह रहा है, उनको जवाब दे रहा है। हर परिवार कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। हर परिवार कह रहा है, मैं हूं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल समेत शुमाल मशरकी रियासतों को 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का तोहफा दिया। इसमें अरुणाचल प्रदेश के 35,000 गरीब खानदानों को अपने पक्के घर मिलना, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के हजारों खानदानों को नल के कनेक्शन, शुमाल मशरक की मुख्तलिफ रियासतों में कनेक्टिविटी से मुताल्लिक कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखना और इफ्तिताह करना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने अरुणाचल के दौरे के हवाले से सोशल मीडिया पर लिखा कि अरुणाचल प्रदेश आना हमेशा खास होता है। दिलकश मनाजिर, शानदार सखाफत और इसके लोगों की गर्मजोशी कभी भी तरकीब देने में नाकाम नहीं होती। ईटानगर में इस्तकबाल बहुत यादगार था। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला और कोऑपरेटिव अमित शाह ने बिहार में आने वाले लोकसभा इंतखाबात में 40 में से 40 सीटें जीतने का यकीन दिलाया है। पटना में मुनक्किदा भारतीय जनता पार्टी के पसमानदा इंतहाई पसमानदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमित शाह ने रियासत के अवाम से इजहार तशक्कुर किया कि हम जब आए, बिहार की जनता ने हमारी झोली कमल से भर दी है। 2014 में आए, आपने मोदी जी को 31 सीटें दी। 19 में आए 39 दी और 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डालना है। अमित शाह ने कांग्रेस और लालू खानदान पर कुनबे की सियासत करने का इल्जाम लगाया। इतने सालों से कांग्रेस पार्टी एंड लालू प्रसाद यादव सत्ता पर रहे। इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान करने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने परिवार का सम्मान किया। लालू जी भी पूरा जीवन पिछड़ों के नाम पर परिवार के लिए जिए। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। और लोकसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस की मुश्किलात कम होने के हालात नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इंतखाबात से पहले एक के बाद एक बड़े धचके लग रहे हैं। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुरेश पचौरी ने भोपाल में बीजेपी की रुकनियत ली। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव, साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और रियासती सदर वी.डी. शर्मा ने सुरेश पचौरी को रुकनियत दी। सुरेश पचौरी, विशाल पटेल, गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी, संजय शुक्ला, अर्जुन पालिया, आलोक जनसूरिया, कैलाश मिश्रा, योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, सुभाष यादव, दिनेश धिमोले और बीजेपी में ये सब शामिल हो गए हैं। इस दौरान सुरेश पचौरी ने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए हम सबको एक साथ आना होगा। मुझे अपने जीवन में कभी पद और कद की लालसा नहीं रही। हमें अपने प्रदेश को, जिसके हम वासी हैं, उसे प्रगति और विकास के द्वार पर हमें आगे बढ़ाना है। मध्य प्रदेश की वजीर आला मोहन यादव ने कहा कि बदकिस्मती से कांग्रेस क़यादत मुल्क की खिदमत में काम करने वाले ऐसे अच्छे लोगों को नजरअंदाज कर रही है। कोई भी गैरतमंद शख्स ऐसे माहौल में क्यों काम करना चाहेगा।
बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे सीमिता वाले साफ सुथरे ढंग से देश सेवा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज करता है, और कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे वातावरण में क्यों काम करना चाहेगा। बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि जहां जहां राहुल गांधी ने कदम रखा, कांग्रेस और इंडी इत्तेहाद अपनी ताकत खो बैठा। जहां जहां पड़े राहुल गांधी के कदम, वहां तोड़ा कांग्रेस और इंडी अलायंस ने दम। इसीलिए ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की एक तरह से अंतिम यात्रा बन चुकी है। राहुल गांधी गुवाहाटी से स्टार्ट करते हैं, उनके नेता चौपाटी से छोड़ जाते हैं। हमने देखा है कि जैसे राहुल गांधी आगे आगे बढ़ते गए, यूपी में एक साथी ने छोड़ा, फिर ममता दीदी ने बंगाल में धमकी दे दी छोड़ने की, फिर हमने देखा बिहार में संयोजक छोड़ गए, महाराष्ट्र में बड़े नेता छोड़ गए, केरला में उनको बोल रहे हमें छोड़ दो, पंजाब में आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में गले मिलती है वो छोड़ गई। तो मुझे लगता है कि किस प्रकार का अविश्वास है राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसका आज एक और परिचायक मिलता है जब सुरेश पचौरी भी उनको छोड़ देते हैं। इसका मतलब राहुल गांधी में किसी को भी ना विश्वास दिखाई देता है, ना अपना भविष्य नजर आता है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी सीट या रियासत बदल सकते हैं, लेकिन उनकी शिकस्त यकीनी है। राहुल जी चाहे सीट बदलें चाहे राज्य बदलें, उनकी हार सुनिश्चित है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उत्तर प्रदेश ने उनको पहले नकारा, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को नकारा। वायनाड से भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रवैया दिखा ही दिया है और निर्णय कर ही दिया है। अब तो चुनाव का इंतजार है। ये तो समय बताएगा। 2014 में कहते थे कि बीजेपी 100 सीट नहीं ले पाएगी, पूर्ण बहुमत लिया। 2019 में कहते थे 200 नहीं ले पाएंगे, 303 सीटें ली। अब ये कहते हैं कि 300 नहीं ले पाएंगे, मैं कह रहा हूं हम 400 पार करेंगे। कर्नाटक बीजेपी रियासती यूनिट के सदर BY विजेंद्र ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में कर्नाटक की तमाम 28 सीटों पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि JDS के साथ बीजेपी इस बार कर्नाटक में नए रिकॉर्ड कायम करेगी। Bharatiya Janata Party were confident that we are going to win all the 28 seats along with our partner JDS. But let me tell you one thing, the ground reality, you must be seeing different surveys. Every survey is predicting 24, 25 to BJP here in Karnataka. But we are confident that BJP is going to set a new record in the history of Karnataka politics. We are going to sweep next Lok Sabha polls here in Karnataka. और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा इंतखाबात को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया कि BSP अकेले लोकसभा इलेक्शन लड़ेगी। उन्होंने किसी तीसरे महाज या किसी के साथ इत्तेहाद की कयास आराइयों को भी मुस्तरद कर दिया। मायावती ने अपने एक्स पैगाम में लिखा कि BSP मुल्क में लोकसभा के आम इंतखाबात पूरी तैयारी के साथ अपनी ताकत पर लड़ रही है। ऐसे में इंतखाबी इत्तेहाद या तीसरा महाज बनाने की अफवाहें फैलाना सरासर गलत खबर है। मीडिया को इस किस्म की मजमूम खबरें देकर अपनी साख नहीं खोनी चाहिए। अवाम को भी एहतियात करनी चाहिए। खासतौर पर यूपी में BSP के अकेले ही बड़ी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ने से अपोजिशन काफ़ी बेचैन नजर आ रही है। इसलिए वो हर रोज़ तरह तरह की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन बहुजन समाज के मफाद में BSP का अकेले इलेक्शन लड़ने का फैसला मजबूत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासी उमूर से मुतालिक रियासती कमेटी का ऐलान किया गया है। रियासती इंचार्ज अविनाश पांडे को इसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इस कमेटी में रियासती सदर अजय राय, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर आराधना मिश्रा मोना, राज्यसभा के रुकन प्रमोद तिवारी, मोहसिना किदवाई, सलमान खुर्शीद, अनिल यादव, राजीव शुक्ला, निर्मल खत्री, वीरेंद्र चौधरी, अजय कपूर और BL पुनिया समेत 40 लीडरान शामिल हैं।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एनसीसी गोरखपुर ट्रेनिंग एकेडमी का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसी रियासत में इस एकेडमी की अपनी अहमियत है। उत्तर प्रदेश मुल्क की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि हमारी 56% से ज्यादा आबादी ऐसी है जो बरसरे रोजगार है। जीवन के अनेक क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य में इस एकेडमी का अपना महत्व है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और मुझे ये जानकर के और बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी 56% से अधिक आबादी ऐसी है जो आबादी कामकाजी है, जिस आबादी के द्वारा अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ से प्रदेश और देश के विकास में जो योगदान दे रही है। आप सोचिए, अगर 56 से 60% आबादी अनुशासन न मान करके अपने तरीके से आचरण करने लग जाए, समाज की क्या स्थिति होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिमालय में 13,000 फीट ऊंची सुरंग को कौम के नाम वक्फ किया। सेला सुरंग जो तिब्बत चीन की सरहद के बहुत नजदीक है, जो हर मौसम में खुली रहेगी। वजीर आजम मोदी ने आज ईटानगर से सेला सुरंग का झंडे दिखाकर डिजिटल तौर पर इफ्तिताह किया। वजीर आजम की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलते ही स्कूली बच्चों की बस ने सुरंग अबूर की। इसी बस में से डीडी न्यूज के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट देखें। वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। और जिसका इंतजार था वो घड़ी आ पहुंची है। प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर टनल का उद्घाटन कर दिया है। अब मेरे साथ हैं बस में यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के कुछ बच्चे और उनके टीचर्स, और हम जा रहे हैं वेस्ट कामेंग से तवांग की तरफ। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये इनके लिए कितनी बड़ी खुशी है और क्यों। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके टीचर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दावा छोटन है। ये बताइए कि ये टनल खुलने से आपको खुशी किस बात की है? हमें तो बहुत खुशी है क्योंकि इस टनल से ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू हेल्प मेनी पीपल इन लार्ज। ऑल्सो टूरिज्म सेक्टर इज गोइंग टू बी इंक्रीज। आपको क्या लग रहा है, आप यहाँ से तवांग आप जल्दी जा पाएंगे? जी सर। कितना टाइम बच सकता है? पहले टाइम लगता था, अभी बहुत कम लगेगा टाइम। अच्छा, पहले बहुत टाइम लगता था, अब टाइम बचेगा। और इसलिए क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी भी काफी होती है और जब बर्फ पड़ती है तो पूरा रास्ता यहाँ पर रुक जाता है। हम कुछ लड़कों से भी बात करेंगे। और क्या नाम है आपका? तंदिन वेदर। अच्छा, ये बताइए कि विंटर्स में कितनी मुश्किल होती थी यहाँ पर? विंटर्स में बहुत मुश्किल हो जाता था, सड़क पूरा जमा हो जाता, एवलांच भी आता था। अब ये टनल का वजह से हम लोग आराम से जा पाएगा। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? हम जंग में रहते हैं। जंग में? और तवांग में रिलेटिव्स हैं आपके? हाँ, बहुत सारे हैं। अच्छा, अब तो आप रोज जा सकते हैं? आराम से जा पाएगा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो टूरिज्म डेवलप होगा उससे आप लोगों का जो एरिया में डेवलपमेंट होगा उससे कितना अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आप तो टूरिस्ट पूरे साल इधर आ सकते हैं? आ सकते हैं। तो आपने सुना कि ये बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि टनल खुल गई है। प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी 2019 में फरवरी में, और अब ये रियलिटी बन गई है। और ये तमाम बच्चे आप देख सकते हैं तिरंगे गुब्बारे हैं और अपनी खुशी का इजहार करेंगे ये तिरंगा दिखाकर। आप देख सकते हैं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय का नारा। यह अरुणाचल का वो इलाका जो चीन से लगता हुआ है, जिसने 1962 में चीन के हमले को झेला था। और अब ये बच्चे हिंदी अच्छी बोलते हैं और इनमें इनकी रगों में बहती है देश प्रेम की भावना। कैमरामैन योगेश के साथ सेला टनल से मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज। और ब्रेन ट्यूमर की मुश्किल सर्जरी अब आसान हो गई है। अब ये सर्जरी सिर्फ चंद मिनटों में मुमकिन है। पहले सर्जरी में 3 से 4 घंटे लगते थे, अब सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा। अब ये ज़ेप-एक्स गायरोस्कोपिक रेडियो सर्जरी प्लेटफॉर्म की मदद से मुमकिन होगी। ये नई मशीन दिल्ली के अपोलो अस्पताल में लगाई गई है। ये टेक्नोलॉजी पूरे जनूबी एशिया में पहली बार भारत के अपोलो अस्पताल में मुतारिफ कराई गई है। इससे दर्द नहीं होगा और ना ही इसके कोई मुज़िर असरात होंगे।
लागत भी वही है जो पहले से की जाने वाली रिवायती सर्जरी की है। हमारे नामानिगार नितेंद्र सिंह ने इस पर अपोलो के डॉक्टर गौरव त्यागी से खुसूसी बातचीत की। सर्जरी बिना सर्जरी के अपोलो अस्पताल में पहली एक मशीन ऐसी लगी है जो ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करेगी, और इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गौरव त्यागी हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से मशीन काम करेगा और इसको बहुत क्रांतिकारी माना जा रहा है? ये मशीन से हम रेडियो सर्जरी करेंगे, इसको स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी बोलते हैं, जो कि इमेज गाइडेड प्रोसीजर है, जिसमें हम पेशेंट की ब्रेन की एमआरआई के मिक्स करके इस मशीन के अंदर उसके हिसाब से हम एक हाई डोज ऑफ रेडिएशन डिलीवर करेंगे मरीज का जो ट्यूमर रहेगा, और बहुत ही फोकस सिर्फ ट्यूमर के एरियाज़ में एंड सराउंडिंग जो उसके आसपास के जो ब्रेन के क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि हमारी इंपॉर्टेंट नर्व्स होती हैं या ब्रेन का कुछ एरिया है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन यूज़ करता है, उन सबको डैमेज ना हो, उसका एक हाईली फोकस डोज रेडिएशन का हम इससे दे सकते हैं। तो बिना सर्जरी के एक काफ़ी वैरायटी ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स है जिसको हम ये ट्रीटमेंट से हम क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन में एवी मालफॉर्मेशंस होता है, जिससे ब्रेन में ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, जो खून की नलियों का गुच्छा जैसा बन जाता है, उनका हम ट्रीटमेंट इसके द्वारा कर सकते हैं। और कुछ सेलेक्टिव पेशेंट ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर, जैसे कि जिनको ट्रेमर्स होता है या पार्किंसन डिजीज़ के कुछ सेलेक्टिव केसेस, उनको हम ये मशीन के द्वारा लीजन करके उनको हम बेनिफिट कर सकते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि डे केयर में ही हो जाएगा, मतलब आधे घंटे में सर्जरी हो जाएगी, तो मरीज को कितना समय लगेगा इस तरह के प्रोसीजर करने में? जनरली डे केयर का मतलब है कि पेशेंट को इसमें एडमिशन होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सुबह आएंगे, उनका सीटी, एक ब्रेन का सीटी कराएंगे और उनका एक फेस का मास्क बनाते हैं जो कि मोल्ड उसी समय मॉर्निंग में रेडी हो जाएगा। उसके बाद ट्रीटमेंट का टाइम डिपेंडिंग ऑन ट्यूमर कितना बड़ा है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है और हमें कितनी डोज रेडिएशन देनी है, तो अराउंड 30 मिनट से सवा घंटे तक का ट्रीटमेंट टाइम है। और पेशेंट जस्ट मशीन के अंदर जाना है एमआरआई की तरह, और आपको रेडिएशन डोज लेने के बाद 1-2 घंटे के लिए हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे, और अगर सब कुछ सही रहता है तो पेशेंट शाम को घर जा सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट? सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट रेडिएशन नेक्रोसिस है, जो कि जिसके कारण हमारी डोज लिमिटिंग रखनी पड़ती है, लेकिन ये मशीन का प्रिसीजन और वो इतना ज़्यादा है कि हम रेडिएशन नेक्रोसिस को कम से कम रख सकते हैं। जो आसपास के ब्रेन के इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनको रेडिएशन का किरणों का डैमेज कम से कम रखें। कौन कौन से ट्यूमर का इलाज होगा? कॉमनली जैसे मेटास्टेसिस, ब्रेन मेटास्टेसिस, जो कि आपकी बॉडी में ट्यूमर कहीं और है, वहाँ से ट्यूमर ब्रेन में आ गए हैं, उनका इलाज किया जा सकता है। और छोटे ट्यूमर्स जैसे वेस्टिबुलर श्वानोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा, हमारी नर्व्स के जो ट्यूमर रहते हैं उनके ऊपर, मेनिंजोमास एक बड़ा ट्यूमर का ग्रुप है जिनको हम किया जा सकता है। और साथ में एवी मालफॉर्मेशंस, जो कि ब्रेन की खून की नलियों का गुच्छा है। इसके साथ ही साथ हम ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया भी मैं एक बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चेहरे का पेन रहता है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो सर्जरी के लिए फिट नहीं है या पहले भी काफ़ी ट्रीटमेंट करा चुके हैं और उससे नहीं हुआ, उनके लिए भी ये मशीन के द्वारा रेडिएशन से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और खेल की खबरों में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट इनिंग्स और 64 रन से जीत लिया है। इस तरह टीम इंडिया ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 4-1 से जीत ली। हिंदुस्तानी टीम ने 5वां और आखिरी टेस्ट सिर्फ तीसरे दिन ही जीत लिया। भारत की पहली इनिंग्स 477 रन पर खत्म हुई और भारत ने पहली इनिंग्स की बुनियाद पर इंग्लैंड पर 259 रन की बढ़तरी हासिल कर ली थी। इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 195 रन पर ढेर हो गई। आर अश्विन ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए 5 विकेटें लीं। यशस्वी जायसवाल सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार दिए गए। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।